सभी लोगों को मेरा लुबना, रूपाली एंड संजय, अद्विक सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। अनमोल जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए ऐसा है कि आज का क्लास हमारा, जैसे कि आपके एमपी टेट की प्रिपरेशन का पहले मैं आज सिलेबस आपसे डिस्कशन कर दूं और उसके बाद देखिए क्या है कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रखी, किन किन चीज की वीडियो आपके पास में पड़ी है, क्योंकि कारण ये है कि सिलेबस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बस वही 11th-12th का जो फुल सिलेबस है वही है एमपी पीजीटी में, बस वही क्वेश्चन का वेरिएशन जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अभी आपने केबी पीजीटी का पेपर भी दिया होगा, संजय जी और मर्दन सिंह जी, लुबना, अनमोल, जिन लोगों ने दिया है वो लोग बताएंगे कि आपने जो अभी तक क्लासेस ली हैं उन क्लासेस में आपको कितना बेनिफिट हुआ है। ये सब बातें आप मुझे बता सकते हैं कि सर देखिए क्या होता है कि जब आप शेयर करेंगे तो जरूर आपके कोई आइडिया, कोई विचार हमारे तक आएंगे, हो सकता है हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, वो हम आप करेंगे और साथ ही साथ लोगों के विचार भी हम तक आ पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी विचार हो, जो भी आइडियाज हो, उनको हमारे साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें भी जानकारी मिले कि हम लोग को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या तैयारी में चेंजेस करने चाहिए। बाकी मैं आपको एमपी टेट पीजीटी की भी तैयारी बिल्कुल अप टू द मार्क करवाऊंगा, जैसा कि लोग बता रहे हैं। अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया, समय नहीं मिल पाया, एग्जाम चल रहे हैं यूपी बोर्ड के, आप भी जान रहे हैं बिजी हैं, तो इसी वजह से कि समय न मिल पाने की वजह से मैं, आप ही लोगों ने बताया कि फर्स्ट अब मार्च से पेपर है, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें मैं आपकी जो एमपी पीजीटी का सिलेबस है इसको लगातार कंटिन्यू डेली जो है वो प्रैक्टिस सेट लगा दूं और आप उसको करते रहिए, और साथ ही साथ जो है इसी बैच को यूपी पीजीटी के लिए भी कंटिन्यू कर देता हूँ, मतलब इसी बैच को ही कंटिन्यू करूंगा और जो भी मेरे इसमें साथी हैं वो इसी बैच में कंटिन्यू करें। इनमें कोई डिस्कशन करना होगा, कोई आइडियाज होंगे, जैसे कि आज बहुत कम ही लोग हैं, 6 लोग हैं, अब कम ही लोग आएंगे। 1 मार्च के बाद मेरी बात हुई तो 1 मार्च के बाद लोग आएंगे, लेकिन एमपी पीजीटी के जो लोग हैं वो तो कंटिन्यू इसमें रहेंगे रहे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एमपी पीजीटी का एक स्लॉट बना देता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ एमपी पीजीटी वीडियोस का, उसमें मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर देता हूँ डेली, जिससे कि आप उन वीडियोस को देखिए। यहाँ पर भी हम वही पढ़ा रहे हैं और वहां पर भी आपको अपलोडिंग, तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी आपकी जो कंडीशंस हैं कि आप वीडियो देखिएगा, फिर आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कशन कर लूंगा, मेनली हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन करना। रूपाली कह रही केबीएस में बॉन्ड लेंथ बता दें और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझाना। यानी कि ये चीजें तो मैंने ऑलरेडी बॉन्ड लेंथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन दोनों रिएक्शन समझाई आपने। लग रहा है कि हमें ध्यान से वीडियोस को देखा ही नहीं। रूपाली जी आपने वीडियोस को देखा ही नहीं है, अदरवाइज आप ये नहीं कहती। बॉन्ड लेंथ पे मैंने खूब कस के डिस्कशन किया, छोटा मोटा डिस्कशन नहीं किया हुआ है, पूरा फुल डिस्कशन आपको किया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन, मर्दन सिंह जी बताएंगे इस बात को कि मैंने पूरा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि छोटा डिस्कशन किया हो, आपने फुल डिस्कशन हुआ है, लेकिन लग रहा है कि आपने शायद वीडियोज नहीं देखी। आप उनको देखिए, समझिए। अगर हाँ कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछने के लिए बिल्कुल फ्री है, नो प्रॉब्लम, हम आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना। ये चीज है। और दूसरी चीज है कि भाई यूपी पीजीटी का भी हमारा इसी में कंटिन्यू रहेगा, और साथ ही साथ मैं एमपी पीजीटी का जो एक स्लॉट बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन डिस्कशन पूरा डालता रहूंगा और आप लोग देखते रहिए। अब इसमें देख रहे हैं कि जैसे मैंने अभी नोटिस किया कि 128 लोग हमारे इस पे प्लेटफॉर्म पर हैं, 128 लोगों ने इस बैच को परचेज किया हुआ है, और 128 में से हार्डली 13, 14, 15 ही ऑनलाइन आए, बाकी सभी ने रिकॉर्डेड ही वीडियोस देखे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लाइव भी रहे, रिकॉर्डेड भी रहे, दोनों आपके काम चलते रहे, वो ज्यादा बढ़िया है ना। चलिए लुबना, आपके जो प्लस माइनस वाली है, ये तो एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको कैलकुलेशन मिस्टेक बोलते हैं, और इस मिस्टेक का इलाज एक ही है कि आप कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा, यानी न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन बेस लगाइए, जिससे आपकी परेशानी इंप्रूव हो। भाई माइनस प्लस तो तभी गड़बड़ हो जाता है जब आपने अधिकतर देखा होगा कि वैल्यू घटाने की जगह जोड़ दी, जोड़ने की जगह घटा दी, कोई वैल्यू ऊपर रखनी थी नीचे रख दी, नीचे की वैल्यू ऊपर रख दी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखना था माइनस में प्लस की जगह रख दिया। तो ये जो छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, ये प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट करते हैं, और इसके लिए आपको मैक्सिमम कैलकुलेशन बेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर अपने पास से हटाना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा, उससे पहले आपका काम
नहीं चलेगा लुभना, समझ रहे हैं मेरी बात। ये चीज है, ये प्रैक्टिस से आती है, ये आपको ना तो कोई इसका मंत्र होता है। न्यूमेरिकल का भाई मैं आपको ज्यादा ज्यादा बता दूंगा, शॉर्टकट बता दूंगा, जल्दी निकाल लेंगे आप, यही हो सकता है। इससे ज्यादा मैं कैलकुलेशन में प्लस माइनस की जो कंडीशन है उसको तो तभी रिमूव करवा पाऊंगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज है, मैं आज आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ एमपी टेट का, जो एमपी पीजीटी का सिलेबस है वो क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ और बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें एमपी पीजीटी में भी आ सकती हैं, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था केबीएस में, शायद उम्मीद है कि ईश्वर ने आपको वो क्वेश्चन जरूर दिए होंगे जो मैंने डिस्कशन किए थे, है ना, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने के पास एमपी पीजीटी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है। ये मैं आपको पीडीएफ भी लगाऊंगा, ये एमपी पीजीटी का फोल्डर ही अलग बना दूंगा, उस फोल्डर में एमपी पीजीटी की डिटेल आपको मिलती रहेगी, है ना। और इसकी पूरी डिटेल मैं बोल रहा हूँ, रूपाली मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, मैं सब एमपी पीजीटी के लिए ही बोल रहा हूँ, एमपी टेट जिसे आप बोलते हैं उसी के लिए बोल रहा हूँ। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज आपको ध्यान दीजिए, समझ रहे, वो चीज आप ध्यान दीजिए, है ना, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। तो एक तो काम ये कर लीजिए, दूसरा काम ये करिए कि आप जो है इन जो क्वेश्चन मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लीजिए अच्छे से, तभी हमारा आपके साथ में ये कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा कि हम लोगों को कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, ये सब चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, है ना। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिलेबस की डिटेल की बात कर लेता हूँ। सिलेबस में सबसे पहले देखता हूँ कि एक टॉपिक है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये टॉपिक क्या कह रहा है, इसमें सब कुछ पूरा मैटर हमारा 11th का जो भी है, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें था जी, आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल अगर आपका पेपर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज है वो मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ। देखिए यहाँ तो बहुत चीज नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ से आप चलते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा इम्पोर्टेंट है एमपी पीजीटी के लिए, और ये आ भी सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आने के चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो एक तो मोल कंसेप्ट और मोलर मासेस और परसेंटेज कंपोजिशन के बेस पर क्वेश्चन आने की संभावना दिखाई दे रही है। रूपल तिवारी जी आप सुनिए ध्यान से, क्योंकि आपको डिस्कशन कर, रूपाली जी सुने इसे ध्यान से। इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेट ऑफ मैटर में जब आप जाएंगे तो स्टेट ऑफ मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जो लॉ होते हैं, जैसे आइडियल गैस बिहेवियर में बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गेलुसेक लॉ है, एवोगाड्रोज लॉ है। इसको मैं जैसे बहुत सारी चीजें जो आपने हमने अभी डिस्कशन नहीं की होंगी उन पे, जैसे गैसियस स्टेट वाला टॉपिक, सॉलिड स्टेट वाला डिस्कशन नहीं किया, ये मैं डिस्कशन करके डाल दूंगा, है ना, ये डाल दूंगा। और दूसरी बात है कि अभी आपने देखा होगा कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी आपकी ऑलरेडी सभी पड़ी हुई है, वो यूपी पीजीटी और एमपी टेट सभी की मिक्सचर है, तो उसमें हड़बड़ाइए नहीं, लाइन से देखते रहिए, लाइन से उसको देखिए और समझिए। तो इसमें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रियल गैस इक्वेशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, इस पे क्वेश्चन मिलना तय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। वेंडर वॉल गैस इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पार्ट आपको मिल सकता है। तो इतना पार्ट आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप इसे एमपी पीजीटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं। जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इतना अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर मान के चलिएगा कि हर मौके पर, हर एग्जाम पर आपको ये बेनिफिट देगा। लिक्विड में अगर चले आइए तो विस्कोसिटी की भी एक तो यूनिट ध्यान रखिएगा, और इसके इफेक्ट, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में इफेक्ट्स आपको जरूर पढ़ लेने हैं कि भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज आप जरूर पढ़िएगा एमपी टेट के लिए। एमपी पीजीटी जिसे आप बोल रहे हैं वो एमपी पीजीटी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन ना मिले तो बताइएगा। अभी तक के हिसाब में तो यही चला है कि मैंने जितना आपको बताया उसमें से मैक्सिमम चीजें आपको टच में आई होंगी। वेरिएशन जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल मैंने बताया और नहीं आया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉलिड में चलिएगा तो सॉलिड में जो हमारे सिंपल लैटिस टाइप पे हैं, लैटिस टाइप और सिंपल लैटिस, इनके सभी के ऊपर अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल बेस पॉइंट या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांस बन जाते हैं। तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि यहाँ पर हल्की सी रीडिंग आप मारेंगे, बहुत ज्यादा नहीं,
लेकिन ब्रैग्स लॉ पर, डेंसिटी इन सॉलिड्स पर, जैसे कि मेरी ब्रैग्स इक्वेशन पर वीडियो भी पड़ी हुई, एनर्जी बैंड पर, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकता है और ब्रैग्स लॉ पर आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल के चांस थोड़े से कम होते हैं। बस सिंपल अगर आएगा तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये सिंपल वे पर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहीं पर अगर चले आइए तो स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट से क्वेश्चन आना लगभग तय है। जी मर्दन सिंह जी, आप भी देख लीजिए, कारण ये है कि आगे आप नवोदय भी देना है, बहुत सारे एग्जाम देना है, यूपीपीजीटी के सिलेबस में ये सब चीजें हैं भी, लेकिन यूपीपीजीटी में जो एक्स्ट्रा बीएससी लेवल का है वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। जरा हाँ ना का जवाब देते रहिए। रूपाली जी, हमें लग रहा है आप साइलेंट मोड में चलेंगे। शिवानी त्यागी, सभी लोग हैं लाइन पर इस समय, ध्यान दें। जी चले, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिए यहाँ पर एक तो क्लासिकल कंसेप्ट है और क्लासिकल कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें जो ध्यान देना है वो कहाँ पहुँचना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। हमें ध्यान देना है बोहर मॉडल से। जी लुबना, मेरी वॉइस आ रही है? लुबना बोले वॉइस आ रही है? मर्दन सिंह जी बोलिए, वॉइस मेरी आ रही है नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? चलो ठीक है। तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, एक तो बोहर मॉडल पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप के बाद जितना भी पार्ट है ये सब क्वेश्चन आपको, कम से कम मुझे उम्मीद, मैं आपको क्वेश्चन का दायरा भी बताता चल रहा हूँ कि जो हमारा 100 क्वेश्चंस का दायरा है उस 100 क्वेश्चंस में से कहाँ कहाँ से कितने की पॉसिबिलिटी बनती चलेगी, एक आइडिया, रफ आइडिया आपको बताता हूँ कि कहाँ से पॉसिबिलिटी चल सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन के चांस मुझे मिल सकते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन के चांस बन सकते हैं। इसी के बाद स्टेट ऑफ मैटर पे चले जाइए। स्टेट ऑफ मैटर में आपको 3 चीजें हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो टोटल मैं अगर काउंट करता हूँ तो मुझे 3 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से दिखाई दे रही है स्टेट ऑफ मैटर से। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड भी है, लिक्विड, तीनों की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से जग रही है। और दूसरी चीज है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे अगर हम लोग चलते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों के बाद यहाँ से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ले लीजिए, चाहे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ले लीजिए, चाहे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ले लीजिए, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ले लीजिए, इन सब चीजों को अगर मैं देखता हूं तो फिर यहाँ पर भी मुझे 2 क्वेश्चन की उम्मीद लग रही है कि 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 या फिर 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कशन आपके साथ में ये कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम पर चलते हैं तो इक्विलिब्रियम की खास बात ये होती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन ये सब बहुत नॉर्मल नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यह केपीकेसी के न्यूमेरिकल आ सकता है। केपीकेसी की जो मैंने देखा है अभी तक, केपीकेसी आ सकता है। और मेनली जो है ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ के इफेक्ट आ सकते हैं। ये किस पे काम करता है तो यहाँ पर इफेक्ट पढ़ना है, ऊपर न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है। और इसके बाद जितने भी टॉपिक है, चाहे वो एसिड बेस के आयनिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक हो, चाहे ब्रोंस्टेड लॉरी के थ्योरी भी एसिड बेस कंसेप्ट के टॉपिक हो, या फिर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस की बात करूं, ये यानी जितने भी टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किए जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन टॉपिक्स को आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इक्विलिब्रियम टॉपिक जो है कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे सकता है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी टफ टॉपिक होंगे कोई दिक्कत नहीं, अब भाई सब चीज तो इजी नहीं हो सकती सपना, ये तो आप भी जानती हो, लेकिन हाँ डिस्कशन आपसे जो भी है वो किया जा रहा है, वो करेंगे आगे। इन टॉपिक्स पे एक बार रिमाइंड आपको करा दें, जो भी आपकी दिक्कत होगी आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिएगा, ठीक है। फोन कम उठता है मेरा, वो आपको पहले बता देता हूँ। सरफेस, इसमें पीएच इंडिकेटर, पीएच पर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पीएच पे तो 100% क्वेश्चन आना लगभग और लगभग तय है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर भी क्वेश्चन आ सकता है और हाइड्रोलिसिस पर भी, इन दोनों पर भी न्यूमेरिकल आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही, न्यूमेरिकल आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही। तो इन टॉपिक को छोड़िए नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर लीजिए। और सरफेस केमिस्ट्री में एक तो फ्रेंडलिक और लैंगमूर दोनों एड्सॉर्प्शन मैंने पढ़ाई है। सरफेस केमिस्ट्री में जाइए और जो रिकॉर्डेड वीडियोस 179 है, इसमें से हार्डली 10 वीडियोस रिपीट करके उन्हें छोड़ के 169 170 वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है आपके साथ
कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। एप्लीकेशंस में अगर चले जाइए तो यहाँ पर एप्लीकेशन में कि इनका इफेक्ट क्या रहता है, मतलब कौन सा एड्सॉर्प्शन कहाँ काम करता है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। और इसमें आपको थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस में देखिएगा, मॉडर्न थ्योरी अगर आप पढ़ लीजिए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगी, मॉडर्न थ्योरी ही आने की संभावना बनती है। दूसरी चीज है, अगर मैं सब स्पेशल करेक्टर की बात करूं तो यहाँ से पूरे टॉपिक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मैं उम्मीद लेकर के चलता हूँ कि यहाँ लगभग और लगभग मुझे 2 क्वेश्चन का आइडिया लगाया जा रहा है कि लगभग 2 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मिल जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन, 3 की उम्मीद यहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे। इक्विलिब्रियम से सरफेस केमिस्ट्री से केवल 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स से भी मुझे 2 ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 2 से क्वेश्चन ज्यादा उम्मीद नहीं हो सकती है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं 779 के आसपास होंगी, देख लीजिएगा आप, आपको तो पता ही है कुछ छुपा नहीं है ना सपना, कुछ छुपा नहीं है। यहाँ पर थ्योरीज में आइए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि मॉलिकुलरिटी के एग्जाम्पल के साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के की यूनिट, यानी के की यूनिट यहाँ मॉलिकुलरिटी के एग्जाम्पल, ये ध्यान देना पड़ेंगे आपको। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। एक्टिवेशन और अडहियस पर न्यूमेरिकल, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी और अडहियस एनर्जी पर इक्वेशन पर न्यूमेरिकल, आपको हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ये पूरा टॉपिक न्यूमेरिकल बेस माना जाता है, न्यूमेरिकल माना जाता है। और मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं दौड़ना है, कोई किताब आपको नहीं परचेज करनी है। मेनली मैं आपको बताऊं कि आप इसके लिए सबसे बेटर यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर डालिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर डालिए। अक्सर लोग उसी को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन कर डालिए। रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चले जाइए तो रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इनको आप नोटिस भी कर लीजिए, चाहे तो ये सिलेबस की ये पीडीएफ मैं लगाऊंगा, अभी एमपी टेट का एक फोल्डर बना करके लगाऊंगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत ज्यादा आने के चांस क्या है वो आपको बता देता हूँ। एक तो स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कोई आ सकता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, कोलरिश लॉ पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। इन पे ध्यान दीजिए तो इन पे न्यूमेरिकल बेस चले जाते हैं। और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी पर इंपॉर्टेंट हो रहा है टॉपिक, ये ध्यान से पढ़िएगा। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एग्जांपल्स में कौन सी रिएक्शन कैथोड पर होती है, कौन सी रिएक्शन एनोड पर होती है, ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। और बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल और नर्स्ट इक्वेशन भी अगले पेज पर दे रखी है, उसको भी ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। दिखाता हूँ आपको, नर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर न्यूमेरिक लगभग क्वेश्चन तय है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, इसे आपको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। नर्स्ट क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल तय है, तो यहाँ से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 3 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से भी मुझे लग रही है। ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन पर चलता हूँ। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सॉल्यूशन में और जो ये भी न्यूमेरिकल बेस पॉइंट माना जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा था। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट मानते हैं। इनसे राउल्स लॉ, है ना, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों का फॉल्स और राइट और फॉल्स स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है आपसे। और साथ में वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में जब चल वो सॉरी आइडियल और नॉन आइडियल में चलते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखने चाहिए, वहां सोचने का मौका नहीं होना चाहिए। वेंट फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मोलर मासेस, नॉर्मल मोलर मासेस, ये पूरा यहाँ से जो पार्ट नीचे का मैंने लाइन खींचा हुआ है, इतना पार्ट आप जरूर करिए और ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में पार्ट आता है। आज पूरा टॉपिक आपसे डिस्कशन कर दूंगा, फिर बीच में मैंने बोल दिया है कि एमपी टेट के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको डालूंगा। बुक किसी भी समय आप देख सकते हैं, आपकी टाइमिंग की परेशानी नहीं होगी। दिक्कत ये नहीं होगी कि सर नाइट में ही रहना, तो रोज आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेगी एमपी टेट के फोल्डर में, है ना, एमपी टेट के फोल्डर में। और बाकी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कशन बीच बीच में करता रहूंगा, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सब जरूरत नहीं कि बोले नहीं सर, अगर मैं अभी देखता हूँ कि 128-29 लोगों में इस समय 11 लोग केवल लाइव हैं, बाकी लोग अपना खाना बना रहे होंगे। सबको उम्मीद होती है कि जब हो जाएगी रिकॉर्ड तो सर देख लेंगे, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपकी मदद ऐसा नहीं, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटूंगा। देखिए, ये बॉन्ड पैरामीटर्स और ये वाला पूरा पोर्शन आपको कम से कम 3 क्वेश्चन दे करके जाएगा।
ये यहाँ से मैं मान लेता हूँ एक क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन का दायरा है इसका सपना, समझ रहे हो नहीं? इसलिए परेशान नहीं होना सपना, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। एक एक टॉपिक आपको डिस्कशन एमपी टेट का फोल्डर ही बना दूंगा, उसमें क्वेश्चन ही डाल दूंगा पूरा। तो आप किसी भी समय देखिए, मेरी भी बाउंडेशन खत्म हो जाएगी। नहीं सर, जो है वो आपको रोज पर डे एक वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, जिसकी टाइमिंग मैक्सिमम 1 घंटा 40 मिनट तक की होगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, परेशान नहीं होना है नहीं, क्योंकि इसमें भाई फिक्स टाइमिंग में रहता है, कौन आ पा रहा है कौन नहीं आ पा रहा है। तो हालांकि क्लासेस आपके क्वेश्चंस में ऑनलाइन लाइव ही डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन आपसे लाइव ही डिस्कशन करूंगा, लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे आपसे इस पे डिस्कशन कर दूंगा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स पे चले आइए। थर्मोडायनेमिक्स में आपने जो नोटिस करना है, जो क्वेश्चंस आने के चांस लग रहे हैं, वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सिस्टम सराउंडिंग कोई नहीं पूछता है, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर आपने सिस्टम सराउंडिंग के क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपसे फेज रूल, फेज डायग्राम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट लॉ पर एक क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मैंने डिस्कशन भी किया हुआ है। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पर भी डिस्कशन आ सकता है ना। और एंथैल्पी पर भी, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पे जो रिलेशन है, रिलेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी वाला जो पार्ट है, उस पर न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। और स्पॉन्टिनिटी और नॉन स्पॉन्टिनिटी के बाद एंट्रोपी, इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नहीं मानो तो जब पेपर आए तो देख लेना, आपको जरूर ये कंफर्म हो जाएगा कि अनुसार जो भी बोलते हैं वो एक तुला हुआ नपा हुआ बोलेंगे। एक्स्ट्रा आपसे फालतू ना बात करने में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही हम करने में कोई टाइम आपका वेस्ट करना चाहते, दोनों बातें हैं। देखिए, इसके बाद अगर आपको देखें तो गिब्स फ्री एनर्जी पर टॉपिक लगभग, हेल्महोल्ट्ज गिब्स फ्री एनर्जी पर डेफिनेट है कि 100% क्वेश्चन आना तय है, यहाँ पर बचेगा नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स से जो मुझे उम्मीद है वो 2 की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही, 2 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे दिखाई। 100 शायद क्वेश्चन आने हैं, जहां तक मुझे पता है। कितने आने सपना बताओ, 100 एमपी पीजीटी का बताइए पूरा कितने आना है, बोलिए जल्दी बोलिए। आपने तो शायद वो देख रखा होगा, इसका सिलेबस पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चन का शायद स्लॉट है इस बार। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर ये पार्ट पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बचेगा नहीं, बिल्कुल 100% हो जाएगा क्वेश्चन। 120 का स्लॉट है, ठीक है सपना, 120 का स्लॉट है। यानी कि अगर 120 का स्लॉट है तो मैं आपसे वादा करूंगा कि मैं आपको 100 के आसपास क्वेश्चन सही करवा कर ले जाऊं। एक सज्जन पुरुष है, बोले कि सर आपने शायद देखा भी होगा, अभी मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें बोले सर क्वेश्चन क्लास में करने थे, बेड पे चाय पीते हुए नहीं करने थे। कमेंट आपने पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसे बेवकूफ इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं। एग्जामिनेशन, वो तो सोचते कि एग्जामिनेशन ऐसा हलवा जो खा लिया जाए, हलवा हो खा लिया जाए, एग्जामिनेशन का मतलब ही नहीं जानते हैं वो लोग, है ना। तभी तो बेचारे खाली बैठे, सिर्फ एक ही काम होता है कि जो ढूंढना और कमियां निकालना, बस, उसके बाद कुछ नहीं, दूसरा काम ही नहीं। अगर इतने विद्वान थे तो सिलेक्शन काहे नहीं ले लेते ऐसे लोग, है ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन, अगर आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की क्षमता आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती है, तो फिर मान लीजिए आप सिलेक्शन, फिर आप लेक्चरर बनने की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन जब करने की कैपेसिटी करोगे, तो फिर 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो पाता है, ये बात ध्यान दीजिए। क्योंकि कोई क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, कोई देर में हो जाएगा, ऑन एन एवरेज जो आपका निकल करके आएगा। अगर 180 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं, तो 180 क्वेश्चन के लिए फिर ये डेफिनेट हो जाता है कि लगभग और लगभग आप मान लीजिए कि कम से कम आप अगर मिनट की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगना चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट के आसपास ये जब आप खर्च करेंगे, तब जाकर के आप काम चलेगा, तब जाकर के आपका काम बनेगा। यानी कि लोग जो ऑन एन एवरेज आता है, तभी आपने देखा होगा 180 का पेपर क्यों बना रहा है आयोग। 180 का पेपर जो हमारे आयोग है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये पेपर क्यों बनाते हैं। बेवकूफ नहीं बैठे। अगर तुम जैसे बहुत सारे विद्वान वहां होते, तो फिर वो ऐसे करते कि भैया 50 क्वेश्चन दे देते, 50 क्वेश्चन दे देते और कहते भैया ऐसा है कि इसे 3 घंटे में बैठ के करो। अरे कोई अम्मा घर थोड़ा ना है भाई, या ऐसे ससुराल में बैठे हुए दावत खा रहे हो यार। ये कंपटीशन है भाई, सब ऑल ओवर इंडिया में है, लग रहे हैं ना। तो कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम देते हैं, ये टाइम का मैनेजमेंट होता है शिवानी, बिल्कुल एग्जैक्ट।
टाइम यही सिखाता है एग्जामिनेशन हलवा नहीं है कि जो गए और यूं खा के चले आए है, मुंह पोंछ के चले आए, बोले साहब हो गया काम। अगर ऐसा कर देंगे ना तो घड़े गधे घोड़े कुत्ते जानवर सब भर्ती हो जाएंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए, हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, टाइम की मैनेजमेंट सीखिए आप लोग। क्वेश्चन को 1 मिनट की करने की जब कैपेसिटी रखोगे आप लोग, तो फिर जाकर के 2 मिनट में कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला इतना टॉपिक आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पढ़ लेना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक एमपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। एमपी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन आप दोगे उसमें ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आ सकता है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन से ज्यादा ही आएगा, कम आने की संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पोजीशन जो हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में, इससे कोई क्वेश्चन बनने के चांस नहीं। आइसोटोप में रेडियो एक्टिव आइसोटोप पूछा जा सकता है ना। स्मॉल और कॉमर्शियल में बहुत बड़ी पूछने की कोई चांस नहीं। हाइड्राइड में आयनिक और हाइड्राइड पूछ सकते हैं, कोवेलेंट पूछ सकते हैं, मेटेलिक पूछ सकते हैं, हैवी वाटर का रोल पूछ सकते हैं, सॉफ्ट वाटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट करते हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये हाइड्रोजन एज ए फ्यूल पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैंने टॉपिक अंडरलाइन कर दी, इनको जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसे। अगर मैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एंड एस ब्लॉक की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी आपको इनके पढ़ने से अच्छा है कि इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट इनके जरूर पढ़िएगा। इनके कंसेप्ट पढ़ने चाहिए। इनको टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। इनके कंसेप्ट अगर पढ़ेंगे एस ब्लॉक के, इनके एक्सट्रैक्शन एल्युमिनियम का, कॉपर का, जिंक के, इनके और याद करने हैं, इनकी स्टेप्स याद करनी है ना। इनमें कौन सा कैथोड पर कलेक्ट होगा, कौन सा एनोड पर, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, कौन सा इसके अंदर चीज ऐड की जाती है, ये सब चीजें जब पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि एस और पी ब्लॉक, एसपी ब्लॉक में जो भी है ये आपकी समस्या का समाधान करेगा। और यहाँ मैं अगर बात करता हूँ आपसे हाइड्रोजन पे बात करता हूँ तो हाइड्रोजन पे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन मिलने के चांस हो सकते हैं। आप एक ही मानिए, 2 के चांस यहाँ पर नहीं है, एक ही क्वेश्चन के चांस है। लेकिन ये टॉपिक लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के देगा। ये 3 मान लीजिए, ये 3 देगा। एस ब्लॉक आपको 3 क्वेश्चन देने की उम्मीद में है कि क्वेश्चन 3 दे सकता है, संभावना है आपके लिए। अब यहाँ पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है ना। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो लगभग हर बार एक ना एक आ जाएगी, चाहे मैग्नीशियम की पूछ ले, चाहे पोटेशियम की पूछ ले। किसी की पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में से एक की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भैया रखी हुई है पेपर में, उठा कर देख लेना जब एमपी पीजीटी का पेपर आए, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, एमपी पीजीटी की धुआंधार पढ़ाई हमारे इस ऐप पर होगी। लेकिन ये है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में लाइव डिस्कशन हमारा, केवल किस चीज का होगा, लाइव डिस्कशन हमारा होगा क्वेश्चंस का, बाकी आपके रिकॉर्डिंग्स चलेंगी जितने भी होंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वेरिएशन की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर मैं पी ब्लॉक में जाऊं तो जितना भी पी ब्लॉक, अगर आप एनसीईआरटी को पूरा उठा करके अगर पी ब्लॉक पढ़ लोगे, एनसीईआरटी को पी ब्लॉक पूरा डालोगे तो मान के चलना कि कम से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको मिलना तय है। कम से कम 5 क्वेश्चन पी ब्लॉक अकेला दे करके आपको जाएगा। इसमें से क्या हो सकता है, एसिडिक करेक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक करेक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है, रिएक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है, इनके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बन सकता है, इनके हाइब्रिडाइजेशन के लोन पेयर पे क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो अगर ग्रुप की बात करें तो चाहे 13 ग्रुप हो, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, सिलेबस ब्रॉड है, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। और किताबें आपको पी ब्लॉक के लिए दोनों की पढ़नी पड़ेंगी, चाहे तो वो आपकी 11th की किताब हो, चाहे 12th की किताब हो, दोनों किताबों पर डिस्कशन करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी साइड बुक जो आपके पास में हो, चाहे आप प्रदीप यूज करते हो, चाहे एबीसी यूज करते हो, चाहे कोई भी किताब आप यूज करते हो, है ना, जैसे चाहे तो किसी भी पब्लिकेशन की, कल्याणी पब्लिकेशन की यूज करते हो, किसी भी पब्लिकेशन की यूज करिए। यहाँ पर मेरा किसी को मोटो नहीं है कि बताना, मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि आप इन क्वेश्चन को तैयार करिए और मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन लगाना है तो फिर आपको, अगर हरियाणा की ही किताब है, मध्य प्रदेश की तो नहीं है लेकिन हरियाणा की किताब है, एक कल्याणी पब्लिकेशन की आईएससी बोर्ड की चलती है, उस किताब को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर परचेज करने की कोई बुक जरूरत नहीं, जो आपके पास में हो वही बुक आप पढ़िए, बेस्ट रहेगी। मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप कोई बुक परचेज करें।
डी ब्लॉक में चले जाइए, कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलने के चांस हैं डी और एफ ब्लॉक से। 4 क्वेश्चन जिसमें मेनली जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, एक तो आपको एलॉय फॉर्मेशन पर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि क्वेश्चन ऑक्साइड पर भी बन जाए, हैलाइड पर बन जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि क्वेश्चन बनने के चांस बन जाएंगे। कलर्ड आयंस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो मैंने बॉक्स में बंद करे हैं इनको भी आप ध्यान दीजिएगा और इन पर आप फोकस करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और पूरा फुल एनसीईआरटी सिलेबस है, इसलिए क्वेश्चन तो लगभग तय है कि यहीं से मिलेंगे आपको। K104 का जैसे मैंने सिलेबस बताया था, K104 K2 CR2 7 के स्ट्रक्चर में कलर जरूर ध्यान रखिएगा कि कलर किसका कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर मैंने पहले ही बोला कि लेंथेनॉइड पर इनके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, कॉन्सिक्वेंसेस पर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें। कोऑर्डिनेशन कम से कम आपको 3 क्वेश्चन देगा, कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन वो भी मैं आपको इंडिकेट किए दे रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन मिलने के चांस है कि जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये क्वेश्चन, ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन होता है ये पीसीएस में भी आता है, अधिकतर पीसीएस में भी देखा गया ये क्वेश्चन। आईएएस के एग्जामिनेशन में भी आया था जब केमिस्ट्री चलती थी, और ये एग्जाम, ये सीडीएस में भी मैंने क्वेश्चन देखा है, ये पीजीटीज के हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा है मैंने। तो इतने एग्जाम में तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को देखे हैं। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा पेपर उठाइए और देख लीजिए, ज्यादा बहुत विश्वास दिलाने की आपके लिए जरूरत नहीं है। ओएमसी में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है, यानी एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन और एक लिथियम के मेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शंस जो है वो भी आप, इथाइल लिथियम है इसकी रिएक्शन, इथाइल लिथियम समझते हो ना, इथाइल C2H5 Li, इसकी रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं आपको। आइसोमेरिज्म से और आईपीएसी से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो टोटल यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ इन दोनों से एक क्वेश्चन लगा लेता हूँ, इधर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से एक क्वेश्चन लगा लेता हूँ, बाकी मैं आपसे सिंपली बात कर लेता हूँ कि वर्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन, इन ओवरऑल से एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल 3 क्वेश्चन का दायरा हमें समझ में आता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो भी हम लोग ये आपको बताएंगे कि इसमें से जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इन इस आइसोमेरिज्म तक ले जाकर के, ये मैंने आइसोमेरिज्म पूरी डिटेल में पढ़ाई, आरएस सिस्टम, सिस, ट्रांस और है ना नाइट्रो, ऐसी ये सब पढ़ाया, आपको ट्रिक भी बहुत सारी सिखाई है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ध्यान देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि ये पूरा टॉपिक आपके लिए पढ़ना चाहिए। यहाँ पर फुल इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं, यहाँ पर आपको कोई सिलेक्टेड चीज नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ समस्या है कि कौन सा क्वेश्चन जैसे हाइब्रिडेशन से बन सकता है, यहाँ पर अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा तो होमोलॉगस सीरीज कौन सी है या फंक्शनल ग्रुप कौन सा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो लगभग और लगभग कम से कम यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन का दायरा मुझे दिखाई दे रहा है आइसोमेरिज्म मिला करके, ठीक है ना। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रिएक्शंस को अगर मैं देखता हूँ, इनको भी अगर आप ऐड कर लीजिए तो ये टोटल 100%, अब तो 3 से 5 था, अब यहाँ पर 5 से मैं 7 क्वेश्चन की उम्मीद लगा करके चलूंगा, और ये बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर आप चाहते हैं तो मैं एक क्वेश्चन की केवल उम्मीद करके चलूंगा, यहाँ से मात्र एक क्वेश्चन की उम्मीद मुझे यहाँ से है। एस्टिमेशन और इंपेरिकल फार्मूला पे नहीं मानो तो पेपर आए तो देखिएगा कि इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला पर एक क्वेश्चन का मैं उम्मीद लगा करके चलता हूँ। एल्किन, एल्किन, एल्काइन को मैंने खूब पढ़ाया हुआ है, एल्काडाइन को भी पढ़ाया हुआ है, ये सब टॉपिक अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो इनकी मेनली आपको रिएक्शंस ध्यान देनी है, मेनली इनकी केमिकल रिएक्शंस ध्यान देनी है। केमिकल रिएक्शंस और डिस्टिंग्विश, तो टेस्ट की बात करता हूँ, केमिकल रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, टेस्ट की बात कर लेता हूँ, अपना वॉइस आ रही है, टेस्ट की बात कर लेता हूँ, टोटल लगाता हूँ तो यहाँ से मुझे 4 क्वेश्चन का भरोसा दिखाई दे रहा है। तो 4 क्वेश्चन आप, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, उस सब जो मेरी संभावनाएं बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे जाता हूं तो यहाँ तो मानी के चलो कि कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पर, बिल्कुल 100% 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जाए तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक रनिंग वे में टॉपिक पढ़ लीजिएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत हार्डली आएगा, तो एक क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ पर आपको मिलेगी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक्स पर फोकस करना, फोकस तो सभी पे करना, लेकिन कहाँ से कितना दायरा बन रहा है
वो हेलो एल्केन हेलो एरीन पर जो अंडरलाइन है, जो डार्क टॉपिक बना हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ SN1 SN2 सेडजेफ रूल इवन E2, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, उनकी केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। केमिकल रिएक्शंस तो मान के चलिए कि लगभग आपको ये 2 क्वेश्चन देगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन। से ज़्यादा की उम्मीद थोड़ी कमी लग रही है, लेकिन 2 से 3 का वेरिएशन अगर हम इसमें मानते हैं तो दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। एल्कोहल फिनॉल ईथर की भी वही कंडीशन है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर भी आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्शंस टाइप ऑफ द अल्कोहल फिनॉल, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज तो फिर पूछे ही नहीं। तो इसका मतलब ये दो आखिरी की 2 लाइनें हैं, ये आपको पढ़नी चाहिए। सपना समझ में आ रहा है कुछ? लुबना सपना कितने लोग लाइन पर हैं? 11 लोग हैं, 11 लोग शायद सुन रहे हैं, तो एक बार यस की रिप्लाई दे दीजिए, मैं भी समझ जाऊं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या केवल लेटे हुए आप बिस्तर कंबल में पैर डाले हुए लेटे हुए हैं, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है। बैठे नहीं है, तकिया लगाए हुए, धोख लगाए हुए आराम से सुन रहे हैं, है ना। ये एल्डिहाइड्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये कीटोन्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से कि यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कम से कम आपको 5 क्वेश्चन का दायरा लेके जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एसिडिक करेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में चलोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक करेक्टर की बात हो जाएगी, मैं और कीटोन्स में चलोगे तो टेस्ट की बात हो जाएगी, एल्डिहाइड में भी चलोगे तो टेस्ट की बात हो जाएगी, डिस्टिंग्विश जिसे आप लोग बोलते हो। चलो, और तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन पर फोकस करना है, केमिकल रिएक्शंस पर फोकस करना है। और केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक कौन सी है, इसके बाद एडिशन कौन सी है, ऑक्सीडेशन कौन सी है, रिडक्शन कौन सी रिएक्शन है, इन सब पर फोकस करना है। रिएजेंट मैंने अलग से पढ़ाए, उनकी वीडियो जरूर देख लेना रिएजेंट्स के, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए आप इसको, है ना, इस पे नोट भी कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या सर फोकस कर रहे हैं। मर्दन सिंह जी, आपने नोटिस किया होगा, अगर केंद्रीय विद्यालय का आपने एग्जाम दिया हुआ है तो नोटिस जरूर किया होगा कि हमने जितनी चीजें डिस्कशन की हैं छोटी नहीं है, वो पेपर में है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे इंडिकेट किया कि सर नहीं, ये चीजें टॉपिक थे तो शायद वो थे, है ना। तो ये उम्मीद मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैंने तो पेपर नहीं देखा है ना अभी, और ना ही अभी कहीं से आया है पेपर। तो अगर पेपर आएगा तो पेपर भी आप डालिएगा, तो बताएंगे आपको कि सर देखो ये क्वेश्चन कौन सा था, ये कौन सा था, ये सब आपको पता लगेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन डाइज में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन टिपिकल थोड़ा सा बनता है, वो टिपिकल बनता है। और टिपिकल होने के कारण ये होते हैं कि इसकी नाइट्रोजन से जुड़ी हुई रिएक्शंस होती हैं। हार्डली आप 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ जता लीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन, है ना। चलिएगा, और पॉलीमर्स में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर स्टेप ग्रोथ और पॉलीमराइजेशन में टोटल में अगर चलोगे तो पॉलीमर से 2 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये संभावना पॉलीमर्स में, पॉलीमर्स पूरा पढ़ा दूंगा। पॉलीमर्स में मोनोमर्स अगर आपको जरूरत है तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन मुझे लगता है वो कहाँ से, एक तो मोनोमर्स आप याद कर लीजिएगा, मोनोमर्स याद कर लीजिएगा। इसके पॉलीमर्स जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो एमाइड वाला, जैसे नाइलॉन 6 में बता ही दूंगा आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो नाइलॉन 6,6 याद कर लीजिएगा, डेक्रोन याद कर लीजिएगा, टेफ्लॉन, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा जब टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ से ये पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, कारण ये कि कहीं से भी इसका सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बनता है। तो ये ऑर्गेनिक तो फुल आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसमें कोई फॉर बट नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये बायोमोलिक्यूल, एक तो ये पीएचबीबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए। वल्कनाइजेशन पर भी शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकते हैं, है ना, पीएचबीबी पे भी पूछ सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट में आपको फ्रक्टोज का ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स, हावर्थ फॉर्म, फार्मूला अगर आपको याद करना है, म्यूटा रोटेशन, एनोमर्स कौन किसका है, इपीमर्स कौन किसके हैं। ये जो मैंने डार्क कर रखा है वो इसीलिए करके दिखाया डार्क आपको कि इसे आप जरूर पढ़िए, है ना, इसको जरूर पढ़िएगा। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, इनके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड ड्यूटराइन के एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी किसी भी कीमत पर, है ना। तो ये आप पढ़िए, मेहनत करिए इस पर बहुत अच्छे से, तभी काम चलेगा। और एक एक वीडियो मेरी 170 के आसपास वीडियोज है, उनको देख लीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का हेलिक्स और प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, एक एक टॉपिक डिस्कशन करूंगा पूरा कायदे से,
अगर आप चैनल पर रहेंगे तो चैनल पर भी बहुत सी सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप 12th में हैं, 12th को पढ़ा रहे हैं, बोले साहब हम तो पढ़ा ही रहे हैं, रोज ही पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना एक अलग बात होती है और पढ़ना दो अलग बात होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने बोला था एक बार कि एग्जाम देना एक अपने में आर्ट होती है, सबके बस का काम नहीं होता एग्जाम देना, है ना। तो ये ध्यान दीजिए, तो इन चीज़ों पर फोकस आप जरूर करिएगा। फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये थोड़ा सा टॉपिक बायोलॉजिकल है, पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर एटीपी कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, पूछ सकते हैं, संभावनाएं हैं। दूसरी न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ तो आरएनए या डीएनए में किसमें आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक करेक्टर के लिए, कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस के, तो ये क्वेश्चन संभावनाएं दिखाई देती हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फिर आपके सामने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको भी एक बार ट्रेनिंग में पढ़िएगा क्वेश्चंस को। विटामिन किस ये ऊपर रह गया टॉपिक, विटामिन जो है वो कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कॉज कर रही है, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। हार्मोन की एक्सेस कहाँ पर हो जा रही तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, इस तरीके से पूरा डिस्कशन है ना करेंगे। और साथ ही साथ आप इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके पास में साइड बुक है उससे भी लगा डालिए, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और यहाँ से लगभग मुझे 2 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से दिखाई दे रही है, यहाँ से 3 की उम्मीद दिखाई दे रही है। टोटल अगर मैं चलता हूँ तो इस तरीके से प्लस माइनस, अब कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, वो कॉमन क्वेश्चन को मैं अलग से जो है लगभग मानता हूँ कि लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे कॉमन होंगे, जो 20 क्वेश्चन हर टॉपिक को एक दूसरे से टच कर रहे होंगे। जैसे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी क्वेश्चन माना जा सकता है, वो क्वेश्चन आपका एल्डिहाइड का भी माना जा सकता है, वो क्वेश्चन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी माना जा सकता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओ ग्रिग्नार्ड से, दोनों का क्वेश्चन चले जाएगा। इस तरीके से अब मैकेनिज्म चाहे SN1 SN2 में जाओ, चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म जाओ, ऐसे क्वेश्चन लगभग 20 आपके सामने होंगे। तो ये मैंने लगभग 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन की डिस्कशन आपसे किया है। अगर आप टोटल निकालेंगे तो फिर आपके आसपास लगभग ये क्वेश्चन का अंदाज मेरा है कि ये क्वेश्चन चले जाएंगे। तो ये 110 या 100 क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये वो किए हैं जो लगभग आने की संभावना है, और बाकी प्लस माइनस 3 4 5 क्वेश्चन चलते रहेंगे। अगर आप 120 क्वेश्चन का दायरा लेकर के चलते हैं और 120 में से 100 की गिनती को टच करेंगे, 90 की गिनती अगर आप पार हो जाएंगे 100 में से, 120 में से अगर आप 90 की गिनती पार होते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप 90 प्लस में जा रहे हैं तो सिलेक्शन के दायरे में 100% आएंगे, ये तय है ना। इसके बाद वही 80 मार्क्स का शायद हो सकता है डिटेल जो जनरल कॉमन पेपर हो जाए आपका, तो 80 और प्लस 120 200 का पेपर हो जाए, तो ये संभावना सब हो सकती है, संभावनाएं सभी हैं, पूरी है। तो ये चीज आप लोगों को पता ही होगी, नोटिफिकेशन आपने पढ़ ही लिया होगा। तो फिर मैं आपको फिर दोबारा चलते चलते आपको रिपीट किए दे रहा हूँ कि हमारी क्लासेस में MPPGT का फोल्डर होगा। MPPGT के फोल्डर में सभी रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ती रहेंगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, डिस्कशन वाइज। जो डिस्कशन हो चुके हैं उनको अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिस्कशन करूंगा आपसे, पॉलीमर डिस्कशन करूंगा, गैस स्टेट डिस्कशन करूंगा, मतलब जो हमने अभी कॉमनली डिस्कस नहीं किए वही डिस्कशन करूंगा और उन्हीं के क्वेश्चंस डालता जाऊंगा। आप डेली देखते रहिए, किसी भी समय देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइव क्लासेस में केवल जब आपको क्वेश्चन कराना है उस टॉपिक का, जैसे मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डाल दूंगा, तो उसके क्वेश्चन जब कराऊंगा तब मैं आपकी लाइव ले लूंगा। इसलिए बार बार मैसेज नहीं करिए, बार बार परेशान नहीं करिए कि सर आप लाइव कब लेंगे, कब शुरू हो जाएगी। सिलेबस आपका MP टेट का डेली चलता रहेगा, उसमें कोई और फॉरवर्ड नहीं आएगा। UP PGT की जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं इस बैच में, उनका बैच 1 या 2 मार्च से तुरंत शुरू हो जाएगा। अपने साथियों को बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, लाइव उसमें भी चलती रहेगी, उसके भी क्वेश्चन डिस्कशन होते रहेंगे और इसी पर एरोमा प्रतिभा बैच पर ही होंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे साथ रहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होइए, और रिकॉर्डेड वीडियोस किसी भी समय देखिए, वो मैं पर डे अपडेट करता रहूंगा। और क्वेश्चन अगर आपको कोई डिस्कशन करना है तो फिर हमारा ग्रुप है ही, उस ग्रुप में डालिए, हम आपका आंसर देंगे जैसा कि हम आपको देते रहते हैं। हमसे पहले हो सकता है कोई भाई बहन हमारा आंसर दे देगा तो भी आपके लिए बेटर हो जाएगा, वो नहीं दे पाएगा तो पर्टिकुलर हम मतलब जब देखेंगे तो जवाब देंगे जरूर, देर सबेर हो सकती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि उसका कारण सिर्फ यही है कि हम थोड़ा सा बिजी, आपको जानते कुछ समय निकाल करके नाइट में आपको देते हैं। आज भी
13 घंटे की ड्यूटी करने के बाद यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन में ड्यूटी हार्ड हो जाती है। तो और हम उन टीचर्स में गिने जाते हैं जो पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, हरामखोरी में विश्वास नहीं रखते, उनमें गिने जाते हैं, और आप भी उन्हीं में ही गिने जाते हैं, ये भी है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप, सिंपल सी बात है, मैं तो बड़ा फ्रेंकली बोलता हूँ, ना मुझे शर्म लगती है, ना मुझे इस चीज़ को कहने में डर लगता है। तो आप भी लोग भी उसी कैटेगरी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग, मैं उस प्राइवेट सेक्टर से गुजर चुका हूँ जहाँ पर इंजेक्शन लगा के बिल्कुल ब्लड खींच लेते हैं, पूरी मेहनत करवाते हैं, मैं जान रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेहनत नहीं करते होंगे। आज मेरा गला भी उतना काम नहीं कर रहा है बढ़िया, क्योंकि बोल के आया हूँ, चिल्ला के आ रहा हूँ, इसलिए जो है वो गला उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर कि आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ में बने रहिएगा, कोऑपरेशन पूरा रखिएगा। लाइव भी चलेंगी, लेकिन लाइव समय तो जैसे ही टॉपिक पूरा होगा उस टॉपिक पर डिस्कशन हमारा लाइव के साथ में होगा। तो मर्दन सिंह जी, आप भी जान रहे होंगे कि बोर्ड की ड्यूटी में चिल्लाना कितना पड़ता है, बोलना कितना पड़ता है, वो भी यूपी का एग्जाम हो तो फिर पूछो ही मत, कितना ज़्यादा प्रेशर बना लेते हैं ये लोग कि ये आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, ये पेपर फलाना ढिमकाना, ये सब चलता रहता है, पता है आपको, अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं और चलती रहेंगी, उनसे खैर बहुत ज़्यादा लेना देना हम लोगों का नहीं है। हमारा मोटो सिर्फ यहाँ पर इतना है कि हम आपकी तैयारी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कराएं। तो इसी प्रिपरेशन के लिए अब आपका पर डे क्लास लाइव से कन्वर्ट करूंगा रिकॉर्डिंग में, और साथ में लाइव लूंगा तो मैसेज डालूंगा, और मैसेज डालने के बाद आपके क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। जब मैसेज डालूंगा, मैसेज तो आपके पास आएगा ही आएगा कि लाइव आज है, तो आप उस समय लाइव पे प्रेजेंट रहिएगा। लाइव की टाइमिंग वही नाइट में ही रहेगी, 8 से 9, 9 से 10, इन्हीं में से कोई टाइम रहेगी। बाकी आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, हमारे साथ रहिए। एमपी टेट पीजीटी की तैयारी आपकी पूरी कराएंगे। इसके बाद हमारा काम होगा यूपी पीजीटी पर। 1 मार्च के बाद, हार्डली 1 से 10 मार्च के बीच में हमारा यूपी पीजीटी स्टार्ट हो जाएगा। आप बने रहिएगा, सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है मर्दन सिंह जी। तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करिए, और साथ में जो भी मित्र साथी और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उनको जोड़ने के लिए भी प्लीज मोटिवेट करिएगा, है ना। चलिए इतना रखते हैं आज, इसको मैं पीडीएफ डालता हूँ, डाउनलोड करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हो, किसी के मन में कोई बात आ रही हो। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट।